नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है उत्तराखंड में पुस्तक संस्कृति, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेखक और प्रकाशक प्रवीण कुमार भट्ट जी और शिक्षाविद आशा डोभाल जी। प्रवीण जी और आशा जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत प्रवीण जी मैं आपसे करता हूं, और आपसे सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में जो हालिया पुस्तक संस्कृति है उसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं इस रूप में देखता हूँ इसे सर कि जो पिछले एक दशक में उत्तराखंड के अलग अलग छोटी छोटी जगहों में लगातार एक के बाद एक तो पुस्तक मेले लग रहे हैं, और दूसरा कुछ छोटे छोटे संगठन उभर कर आए हैं जो कि निरंतर किताबों के पुस्तक संस्कृति और किताबों के प्रसार को लेकर काम कर रहे हैं। स्टडी सर्किल चलाए जा रहे हैं, और उसके अलावा निरंतर पुस्तक मेले लग रहे हैं। उसके अलावा धात जैसी जो संस्थाएं हैं वो किताबों का कोना नाम से किताबें लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा काम अलग अलग रूपों में अलग अलग संस्थाओं द्वारा किताबों के लिए किया जा रहा है। तो इसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा, पिथौरागढ़ में एक संस्था है आरंभ के नाम से, जिन्होंने कि एक काफ़ी बड़ा किताबों का स्टॉक अपने पास इकट्ठा कर लिया है, और वहाँ पर वो अलग अलग बच्चों को अपने सर्किल में पढ़ने की भी सुविधा देते हैं, और वही बच्चे अलग अलग जगहों पर जाकर पुस्तक मेले भी आयोजित करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं बात करना चाहूँगा किताब कौथिग अभियान की, जो कि पिछले एक वर्ष में उन्होंने लगभग 10 स्थानों पर पुस्तक मेले आयोजित किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा अलग अलग रूपों में जो है समय साक्ष्य भी पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जाकर पुस्तक मेले आयोजित करता रहा है विगत एक दशक में। तो आप देखेंगे कि इस तरह से हमारे राज्य में पुस्तक संस्कृति का न सिर्फ विकास हो रहा है, बल्कि अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए सामने भी आए हैं। जी, चलिए, ये सुखद है प्रवीण जी, आपने जो शुरुआती वक्तव्य में कहा कि एक संस्कृति विकसित हो रही है, और उत्तराखंड में तो यूँ भी पुस्तक संस्कृति आदिकालीन है। कई बताया जाता है कि कई महाग्रंथों की रचना इसी भूमि में हुई है। बहरहाल, आशा जी, अभी प्रवीण जी ने चर्चा की एक कोना कक्षा का जो धाद चलाती है इस अभियान को। पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोने का कंसेप्ट है, ये जो अवधारणा है, ये क्या है और इसको आप कैसे संचालित करते हैं, इस पर आपकी टिप्पणी। ये जो कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है, ये समाज द्वारा कि समाज की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, रचनात्मक भूमिका को दर्शाता है हमारा एक कोना कक्षा का कार्यक्रम। धाद ये जानती है कि जो हमारी सार्वजनिक शिक्षा है वो सार्वजनिक शिक्षा उत्तराखंड की शिक्षा का आधार है जी। और हमारे जो इन प्रदेश के इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो अंतिम पायदान के जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों तक ये उत्तराखंड की शिक्षा जो है, ये सार्वजनिक शिक्षा ही उसमें काम आती है। बच्चे वहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उन बच्चों को एक श्रेष्ठ साहित्य मिले, अच्छा साहित्य मिले, और उसके उद्देश्य से हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है जी। क्योंकि अक्सर आप जानते हैं कि पहाड़ों से जो है पलायन हो चुका है, काफ़ी मात्रा में पलायन हो चुका है, और वो पलायन सबकी अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार है, सब जो चाहते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जो बच्चे हैं, उसका जो वहाँ रह रहे हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए थोड़ी कठिनाई आती है। तो उन बच्चों को भी अच्छा साहित्य पढ़ने का उनकी भी इच्छा है कि भाई उनको भी अच्छा साहित्य मिले पढ़ने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार बहुत कर रही है बच्चों के लिए, तो उन बच्चों को अच्छा साहित्य देने के लिए एक पहल की है धाद ने कि भाई हम एक ऐसा कार्यक्रम बनाएं कि जिससे वो श्रेष्ठ किताबें जो हैं उन बच्चों तक पहुँच सके, और बच्चे उनमें से अपना बौद्धिक ज्ञान भी बढ़ा सके जी। तो इसी कार्यक्रम के तहत हम जो हमारा जो कार्यक्रम है, हमने समाज का हमारे सहयोग मिलता है, और उस समाज के सहयोग से हम इस कोना कक्षा के कार्यक्रम को चला रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज 750 से अधिक कोने हमारे स्थापित हो चुके हैं। और साथ ही इस कार्यक्रम में हमने हमारा जो एक रचनात्मकता का कार्यक्रम है फूल दे, जो अभी 15 तारीख से शुरू हुआ है और अगले अप्रैल की 14 तारीख तक चलेगा। तो उस कार्यक्रम में हमने बच्चों को रचनात्मकता से जोड़ने के लिए, जो क्योंकि ये उत्तराखंड का एक बाल पर्व है, लोक पर्व, अपनी संस्कृति को याद दिलाने के लिए एक बच्चों के बाल पर्व को जो है आगे बढ़ाना भी एक अच्छी बात है। इसलिए हम इस बच्चों को
रचनात्मक प्रवृत्ति से जोड़ते हैं कि बच्चे उसमें ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग बनाएंगे, अपनी कहानी कविताएं लिखेंगे, और पूरा महीना हमारा ये कार्यक्रम चलता है। अब इसमें बच्चे निबंध भी लिखते हैं, कवि गोष्ठी भी होती है, बाल कवि सम्मेलन भी होगा, और जो हमारी क्या कहते हैं डिबेट प्रतियोगिता है वो भी इसमें चल रही है। तो हमारी कोशिश यही है कि बच्चे जो हैं बहुत कुछ सीख सकें। बहुत अच्छा। ये जो कोने की कंसेप्ट है आशा जी, ये अवधारणा ही अपने आप में बहुत शानदार है, और इसलिए ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो जो सरकारी विद्यालय हैं जिनमें एक सामान्य विद्यार्थी पढ़ता है, उन तक आपके ज़रिए, धात के ज़रिए और इस अभियान के ज़रिए किताबें पहुंच रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं, और इसके लिए हम सभी आपको शाबाशी भी देते हैं, बधाई भी देते हैं। जी सर, धन्यवाद। प्रवीण जी, अभी हाल में समय साक्ष्य का भी स्टॉल लगा था, और हम लोग सभी विश्व पुस्तक मेले में गए थे। इस तरह के पुस्तक मेलों में हम जाते हैं तो एक चीज़ बहुत सामान्य तौर पर देखने को मिलती है कि एक तरफ हिंदी के स्टॉल होते हैं, एक तरफ अंग्रेजी के स्टॉल होते हैं। मैं किसी भाषाई विमर्श में या किसी उसमें नहीं जा रहा, पर यह साफ साफ दिखता है कि जो हिंदी के स्टॉल हैं उनमें जो पाठक संख्या है वो कम नज़र आती है। जो अंग्रेजी के स्टॉल है उनमें बाकायदा इतनी भीड़ होती है कि कई बार तो उनको उसको कंट्रोल करने के लिए बाकायदा गार्ड लगाने पड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में अंग्रेजी के पाठक ज़्यादा गंभीर हैं पढ़ने को लेकर, और अगर ऐसा है तो फिर क्या ये हिंदी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कि हिंदी भाषी राष्ट्र हम कहते हैं, और उत्तर भारत में तो बहुत बड़ा एक वर्ग है जो पढ़ने लिखने वाला है, फिर भी ये स्थिति क्यों पैदा होती है? इस पर आपकी टिप्पणी। सर, इसमें विचार के 2-3 बिंदु हैं जी। पहला बिंदु तो ये है कि हिंदी में प्रकाशकों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है अंग्रेजी के मुकाबले। अच्छा। तो अंग्रेजी के जो प्रकाशक हैं वो चुनिंदा हैं, तो इस कारण भी। और दूसरा थोड़ा गुणवत्ता का भी प्रश्न है। अच्छा। अगर आप गुणवत्ता देखेंगे तो हिंदी में प्रकाशक बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें से गुणवत्ता वाले प्रकाशकों की संख्या थोड़ी कम है। तो एक बात तो ये है। और एक बात यह है कि जो हिंदी में थोड़ा हिंदी के प्रकाशकों को थोड़ा संपादन कौशल और थोड़ा अन्य चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना होगा। लेकिन हिंदी में विविधता बहुत ज़्यादा है और स्थानीय प्रकाशक भी बहुत सक्रिय हैं, अलग अलग राज्यों में बहुत सारे प्रकाशक हैं। तो इंग्लिश में अभी ये सुविधा, अंग्रेजी में चूँकि केंद्रीकृत है सारा मामला, और अंग्रेजी के जो प्रकाशक हैं वो महानगरों तक ही अभी सीमित हैं, तो उनकी संख्या बहुत कम होने की वजह से भी किसी पाठक को ऐसा लग सकता है कि इनके यहाँ हिंदी के मुकाबले ज़्यादा भीड़ है। अच्छा। क्योंकि हिंदी में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आप अगर हिंदी के स्टॉल देखेंगे तो छोटे बड़े बहुत संख्या में स्टॉल होते हैं, उसमें क्षेत्रीय स्टॉल भी होते हैं, तो इस कारण भी वहाँ पाठक बटा हुआ रहता है। और सुखद बात यह कि हिंदी के भी चुनिंदा जो बड़े प्रकाशक हैं उनके यहाँ भी बहुत भीड़ हुई है, और उनके यहाँ भी कमोवेश यही स्थिति है, जिस स्थिति का आपने जिक्र किया वो स्थिति रही है वहाँ भी। लेकिन हिंदी में चूँकि प्रकाशक बहुत ज़्यादा हैं तो पाठक बटा हुआ रहता है कई बार, तो इस कारण ऐसा आपको लग सकता है। जी प्रवीण जी, विश्व पुस्तक मेले से पहले मैं जश्न रेख्ता, एक उर्दू अदब का कार्यक्रम होता है, ध्यानचंद स्टेडियम में उनका एक आयोजन था, वहाँ गया था। और वहाँ एक सुखद आश्चर्य ये हुआ कि उर्दू अदब का ज़रूर वो आयोजन है, लेकिन उसमें हिंदी भाषी क्षेत्रों के भी, अंग्रेजी के भी सभी स्टॉल होते हैं। वहाँ पर इतनी भीड़ मुझे नज़र आई, और उन्होंने एक बहुत शानदार तरीके से उस आयोजन को करने का एक जो जिम्मा उठाया है, वो भी थोड़ा एक हमारी हिंदी पट्टी को एक दृष्टि देता है कि किस तरह से हम पुस्तक मेलों का आयोजन कर सकते हैं। उन्होंने बाजार के साथ उस मेले को जोड़ा है, वो अपने आप में एक बहुत सुखद और नई परिकल्पना हम कह सकते हैं। आशा जी, ये जो कोनों के लिए, कक्षा के जो कोने हैं, इनके लिए जाहिर सी बात है कि आप बहुत सारी किताबें ख़रीदते हैं, और प्रवीण जी तो हमारे सामने बैठे हैं। क्या उनके चयन का पैमाना क्या होता है? किस तरह से, पहली बात तो ये कि किस तरह की किताबें आप चयन करते हैं, और दूसरा उनका आधार क्या होता है? कोई समिति बनाते हैं या कोई एक आदमी उन किताबों को चयन करता है? अच्छा सवाल किया है सर आपने जी। ये जो कोना कक्षा की किताबों की हम खरीद करते हैं जी, पहले तो हमारा ये प्रयास रहता है कि बच्चों को जो श्रेष्ठ देश दुनिया की जो किताबें हैं उनका ज्ञान देने वाली पुस्तकों के हम उनको भेज सकें बच्चों को। अच्छा।
और वो पुस्तकें चयन करने के लिए तो हमारे पास हम अच्छे अच्छे प्रकाशन की चाहते हैं कि भाई ऐसे बेस्ट प्रकाशन हो जो बाल साहित्य अच्छे लिखें और उन किताबों से बच्चों को अच्छा ज्ञान मिल सके। तो जैसे हमारे प्रकाशन है, ये प्रथम है, एकलव्य है, एकतारा है और एनबीटी, तो इन सब की पुस्तकों को हम खरीदते हैं क्योंकि इन पुस्तकों में क्या होता है कि जो एक तो इनकी जो कहानी कविताएं होती है ना, वो रोचक तो होती हैं, लेकिन साथ में उसमें जो चित्र दिए हुए होते हैं, जो चित्र होते हैं वो बच्चों को आकर्षित करते हैं। बहुत बड़ी बात है। और वो बच्चों को आकर्षित करते हैं, तो जब वो बच्चा चित्र देखता है ना, कहानी वो बाद में पढ़ेगा, लेकिन वो चित्र के माध्यम से अपने दिमाग में कहानी गढ़ लेता है। क्या बात है ना, बहुत बड़ी कहानी गढ़ लेता है कि इससे आगे क्या होने वाला है। क्या बात है। तो ये जो किताबें हैं ये अपने आप में एक हमें समाज का, देश दुनिया की सब बातें हैं, बच्चों का बौद्धिक ज्ञान दे रही हैं और अपने आप में एक इतना ज्ञान समेटे हुए हैं कि बच्चा जो है रोचकता के साथ साथ उस ज्ञान को प्राप्त करता चला जाता है। तो इन पुस्तकों की खासियत ये होती है, तो हम चयन ऐसे करते हैं कि भाई ये पुस्तकें जो जाएंगी कि बच्चों को लाभ नहीं मिल सके इसमें। फिर अभी गत वर्ष क्या हुआ था सर कि हमारे पास जो विद्यालयों से वो आई थी कि डिमांड आई थी कि हमें कुछ ऐसी किताबें हमारे पास होनी चाहिए कि जो हमें जो हमारी उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियां हैं उनकी किताबें जो होनी चाहिए, उसमें उनकी जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, ताकि बच्चे उत्तराखंड की संस्कृति को भी जान सकें और उनकी जानकारी भी उनको होनी चाहिए। तो हमने एक कोना कक्षा के माध्यम से एक बुक का प्रकाशन किया था और उसमें हमने जो 10 दिवंगत जो कथाकार थे, कहानी थी, उनकी किताब का प्रकाशन किया और उसका नाम था 10 कहानी 10 कथाकार। यानी कहानी 10 हो गई, कथाकार भी 10 हो गए। तो इस तरह से, और इस बार भी हम चाह रहे हैं कि हम एक इस तरह की हम किताब वो करें जिसमें हमारे जो नवीन साहित्यकार हैं और जो बाल उस पर लिखते हैं, जो बच्चों के लिए लिखते हैं, तो उसको भी हम इस बार भी हम एक पुस्तक का प्रकाशन करें। आपने बात कही है चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया में पहले हम क्या करते थे कि हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं भट्ट जी, सुनील भट्ट जी, वो दिल्ली में रहते हैं, तो अक्सर पुस्तक मेले में वो जाया करते हैं, तो वहाँ से वो पुस्तकों का चयन करके कुछ पुस्तकें भेज देते थे हमको और फिर यहाँ हम स्कूलों से कुछ जो हमारे साथी हैं धात के, उन टीचर्स को हम बुलवाते थे और बैठ करके उनसे, क्योंकि जो टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा बता पाएंगे कि भाई ये कौन सी पुस्तक सही है, तो वो उन पुस्तकों का चयन करने में हमारी मदद करते थे। फिर हम उनका चयन करके तब हम बाकी पुस्तकें हम मंगवाते थे। इस बार से हमने क्या किया है कि हमने एक नया वो जोड़ा है कि हमने जो हमारी वरिष्ठ साथी हैं एक धात की कल्पना बहुगुणा जी, उनके संयोजन में हमने कमेटी का गठन किया है। अच्छा। और उस कमेटी के गठन में सुनील भट्ट जी जो हैं वो भी उनका सहयोग करेंगे और हम सब मिलकर के, हमारी कमेटी जितने भी कोना कक्षा के सदस्य हैं सब मिलकर के उन पुस्तकों का चयन करेंगे। क्योंकि उन्होंने जो है ये कार्यक्रम शुरू भी कर दिया है, वो सभी पब्लिकेशर से उन्होंने बात की है कि अपने अपने जो सैंपल हैं वो सैंपल हमें भेज दें और उन सैंपल में से हम फिर बैठ करके सब पुस्तकों का चयन करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी पुस्तकें मंगानी हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए किया था आशा जी, अभी हम देख रहे हैं कि आपके लगभग कितने कोने हो गए हैं? जी है 762। 762 आपके कोने हो गए, तो 762 कोनों के लिए किताबें खरीदना जी और उनका चयन करना और फिर उनको वहां तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है और आप इसको कर पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये सब प्रवीण भट्ट जी, हमारे जो पठनीयता की संस्कृति है जिसकी तरफ खासकर हम हिंदी पट्टी वाले लगातार चर्चा करते रहते हैं कि बच्चे और नई पीढ़ी को तो छोड़िए, पुरानी पीढ़ी भी किताबों से विलग हो गई है। सब लोग अपने मोबाइल में, इंटरनेट और लैपटॉप में उलझ गए हैं। ये एक बड़ा संकट है पठनीयता का। पहले तो ये कितना बड़ा संकट है, और दूसरा इसी के बरक्स हमारे यहाँ जो पुस्तक मेले होते हैं, आपको क्या लगता है कि वो पठनीयता की संस्कृति को, किताबों को कितना स्पेस दे पाते हैं? इस पर आपकी टिप्पणी। सर, ये बात असल में 2 परतों पे है जी। पहली बात तो हमारे शहर हैं जहाँ हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, हमारा इंटरनेट 5G की स्पीड से चलता है जी। और हम बहुत सारी तकनीकों को जानते हैं और किताबों के दूसरे विकल्प भी, हमने मनोरंजन के विकल्प ढूंढ लिए। हमारे पास केबल टीवी होता है, उसमें सैकड़ों चैनल चलते हैं। और एक तरफ हमारा ग्रामीण समाज होता है जहाँ वो सुविधाएँ उतनी नहीं होती हैं। तो मुझे लगता है कि पुस्तक का जो लोग काम कर रहे हैं या पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो काम कर रहे हैं, उन्हें भी उसी तरह से उन पॉकेट्स को तलाशना होगा जहां पाठक अपेक्षाकृत पढ़ना चाहता है।
क्योंकि शहरों में जिनके पास सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, जैसे माना एक उदाहरण लीजिए, यूट्यूब चैनल में प्रेमचंद की कहानियों की पूरी सीरीज है, तो अब व्यक्ति उस कहानी को पढ़ने के बजाय सुनना पसंद करेगा। या कुकू FM एक रेडियो में एक सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल कर लीजिए, मिनिमम फीस दीजिए और किताबों को पढ़ने के बजाय सुन लीजिए, तो आपको पढ़ने की मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि मीडिया का एक सिद्धांत है कि देखने के बजाय आदमी सुनने को कोई चीज़ मिल जाए तो उससे उसको आसानी होती है, और उसके बजाय भी अगर रंगीन में देखने को मिल जाए तो ज़्यादा आसानी होती है। तो वो विकल्प बन रहे हैं, किताबों के विकल्प, सुनना, किताबों को सुनना, या फिर किताबें देखने को मिल जाएँ। तो अब इसमें ये चुनौती तो है, लेकिन इसका सामना इस रूप में किया जा सकता है कि जो ग्रामीण पाठक हैं और दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ तकनीकी का उतना विस्तार नहीं है, या जहाँ मोबाइल और टीवी की कैद में लोग उतना गिरफ्त नहीं हैं अभी, तो वहाँ पर अभी भी पाठक हैं। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि बजाय छोटे शहरों में जो पुस्तक मेले लगते हैं, या वहाँ पर वो मतलब सफल भी रहते हैं, और वहाँ लोग उत्सुक होकर आते हैं, और वो जो है किताबों को ढूंढते भी हैं, और उनको तलाश रहती है, यार इस किताब को मैं ढूंढ रहा था, इस लेखक के बारे में जानना चाहता था, या ये किताब, इस किताब की मुझे ज़रूरत थी। ऐसे वाक्य आपको सुनने को मिलते हैं। तो ये है कि बदलते दौर के साथ हम अपने को कैसे अपडेट करें, कैसे उन लोगों के बीच जाएं जहां लोग हो सकते हैं जिन्हें किताबों की ज़रूरत है, ये ज़रा पहचानने की ज़रूरत है मुझे ऐसा जी। और उत्तराखंड में क्या स्थिति है पुस्तक मेलों की, सरकारी स्तर पर और व्यक्तिगत प्रयासों के जरिए? सर, इसमें अभी जो रिसेंट में चल रहा है वो तो ये है कि एक जिसकी मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र भी किया था, किताब कौथिग अभियान, वो बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। और उन्होंने अलग अलग जगहों पर, जैसे टनकपुर, चंपावत, उसके बाद लोहाघाट, फिर बैजनाथ, उसके अलावा फिर द्वाराहाट, फिर अल्मोड़ा, फिर बागेश्वर, फिर उसके अलावा हल्द्वानी, ऐसे करके उन्होंने विगत एक वर्ष में 10 स्थानों पर अपने ही प्रयासों से, अपने संगठन के जो उनके लोग हैं उनके प्रयासों से 10 जगह पुस्तक मेले लगाए हैं। अच्छा। जिसमें कि नानकमत्ता, द्वाराहाट, बैजनाथ जैसी छोटी छोटी जगहें भी हैं जी, जहाँ पर आप ये जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, बहुत ज़्यादा पाठक नहीं है, लेकिन यह है कि जितने भी लोग वहाँ पर हैं और वो उन जगहों पर लोगों को किताबों से इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो ये एक बहुत सुखद बात है, और ये एक आगे भी आने वाले दौर में एक अच्छे दौर की तरफ संकेत दे रहा है कि जब एक अभियान ही किताबों को लेकर चल पड़ा है कि पुस्तक मेलों को लेकर। और इसके अलावा जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि एक पिथौरागढ़ में एक संस्था है युवाओं की, वो भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है, आरंभ स्टडी सर्किल करके उसका नाम है। वो भी जगह जगह जाके पुस्तक मेले लगा रही हैं, है ना। और धात के बारे में अभी बात हो रही थी, तो धात के लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। और उसके अलावा समय साक्षी भी लगातार इस दिशा में प्रयासरत रहा है ना। हमने विश्व पुस्तक मेले में भी प्रतिभाग किया है, लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो जो पुस्तक मेले छोटी जगहों में हो रहे हैं वो सफल रह रहे हैं, और शहरों में भी क्योंकि पाठक के पास विकल्प ज़्यादा होते हैं तो वहाँ उसकी मतलब की किताबें होती हैं, तो निश्चित रूप से लोग खरीदते हैं जी। और ऐसा नहीं है कि पाठक नहीं है, बात यह है कि हम टारगेट उसे किस रूप में कर रहे हैं और टारगेट करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। और एक बदलाव की ज़रूरत जो मुझे महसूस हो रही है वो ये कि बदलते दौर में हमें किताबों को भी बदलना होगा, मतलब ना किताबों को पढ़ने के साथ साथ देखने का भी माध्यम बनाना होगा, खूबसूरत किताबें बनानी होंगी, क्या बात है, ताकि लोग उसे और रुचि से देखें। मतलब बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, यही जो आप कह रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत में ही और यहाँ तक कि हिंदी पट्टी में ही, दिल्ली में जो विदेशी प्रकाशक हैं उनकी किताब को छापने का, उनका प्रेजेंटेशन का जो तरीका है, जिस तरह से वो किताब का कवर बनाते हैं, जिस तरह से उसको लॉन्च करते हैं, उस पर विमर्श कराते हैं, वो एकदम नई तरह की प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया से अगर हमारी हिंदी पट्टी भी गुजरे तो उम्मीद है कि पाठकों तक ज़्यादा आसानी से पहुँचा जा सकता है। बहरहाल आशा डोभाल जी, ये जो कोने कक्षा के हैं जो धात जिनको संचालित कर रहा है, हमने सुना है कि इसके लिए आप डोनेशन लेते हैं, तो पहले तो आज के समय में शिक्षा और वो भी पुस्तकों को लेकर दान कोई दे रहा है तो पहले तो वही लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो एक इतने शानदार मिशन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। क्या है वो दानदाताओं की क्या स्थिति है और कितनी उम्मीद बनाती है उनकी ये जो उनका कंट्रीब्यूशन है, इस पर आपकी टिप्पणी? कहते हैं कि जे धात शब्द अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है जो इको बिल्कुल कि जो प्रेरित करता है लोगों को। और धात हम भी धात लगा रहे हैं समाज में। क्या बात है, समाज में धात लगा रहे हैं और समाज हमारी धात को सुन रहा है।
ये सबसे बड़ी बात है कि धाद हमारी उसको सुन रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम इस समाज को उन बच्चों से, उन स्कूलों से जोड़ना चाह रहे हैं जो उनसे दूर हो गए हैं। अब यहाँ के जो उत्तराखंड के जो निवासी हैं, उत्तराखंड के बहुत पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं, वो अक्सर सर्विस के चलते, अपनी और जो स्थितियाँ हैं उनके चलते बाहर रहने लगे हैं या प्लेन्स में आ गए हैं, तो वो पहाड़ों की तरफ रुख करना थोड़ा सा कम हो गया है जी। अब धाद का ये निश्चित है कि हम कैसे उनको वापस उनके गांव तक लाएं और उन बच्चों तक उस शिक्षा को पहुंचाएं जिसके लिए उनको ज़रूरत है। क्या बात। जो उसके भाई इतने, जब इतना शिक्षा तंत्र जो बच्चों के लिए लगा हुआ है तो बच्चों को ही उसकी ज़रूरत है और बच्चे उसके लिए हैं भी कि भाई हमें क्यों नहीं मिल रहा है ये सब। जब वो इंग्लिश स्कूलों की पुस्तकों को देखते हैं तो वो, जैसे कि आपने अभी कहा कि कवर उनका इतना अच्छा होता है कि बच्चे उसको ही देखकर हो जाते हैं, और तो वो जो बच्चों को इफेक्ट करता है कि भाई ये वाली बुक अच्छी है। अगर हम आप 2 बुक उनके सामने रखेंगे तो वो उस वाली बुक को ज़्यादा पसंद करेगा। तो इसके लिए हमने धाद लगाना शुरू किया। जब संस्था का नाम धाद है और लोग हमारी धाद को सुन रहे हैं तो धीरे धीरे करके लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जुड़ने के लिए अगर हम एक बड़ा सा डोनेशन रख दें कि आप इतने 1000 रुपये दीजिए, इतने दीजिए, तो हमारे पास कोई नहीं आएगा जी। और हमने एक मामूली सी वो रखी है कि आप 100 रुपये के माध्यम से जो हैं आप हमारे साथ, हर महीना 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, 100 रुपये के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं या आप 1200 रुपये साल दे सकते हैं। तो आप वो जो 1200 रुपये हैं या वो 100 रुपये हैं, आपको कितने फ़ायदे दे रहा है? आपको आपके गांव से जोड़ रहा है। आप विदेश में बैठे हैं लेकिन आपको आपके गांव की जानकारी मिल रही है। आपका जो स्कूल का बच्चा है, हो सकता है आप भी उस स्कूल से पढ़े हो, उस स्कूल के बच्चों के लिए आप कुछ कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उनको उनकी मदद कर पा रहे हैं। और शिक्षा जितनी मदद जो है आज की दुनिया में और मदद से कहीं बेहतर है कि हम शिक्षा की, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देना एक बहुत बड़ी बात होती है जी। तो उन किताबों को हम उनके तक पहुंचा रहे हैं, तो लोग हमारी धात को सुन रहे हैं और उसका सहयोग हमें निरंतर समाज से मिल रहा है। उसके लिए हम जो हमारे जो फेसबुक लाइव है वो भी हम चलाते हैं, उसमें भी हम अपील करते हैं कि अगर कोई भी अपने गाँव से या किसी विद्यालय से जुड़ना चाहता है, कोना लगाना चाहता है अपनी पेरेंट्स की स्मृति में या किसी की स्मृति में, अपने जन्मदिन पे, अपनी वर्षगांठ पे लगाना चाहता है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम फ़ोन नंबर हमारे उसमें रहते हैं, जो हम जब हम फेसबुक लाइव चलाते हैं, किसी विद्यालय में हम कोना स्थापित करते हैं तो फेसबुक लाइव हमारा चलता है, उसमें हमारा सारा डिटेल होता है। तो जिसको भी हम वो ऐसी इच्छा होती है कि भाई हम भी अपने विद्यालय में कोना लगाएं, और बहुत सारी ये जितने लोग जुड़े हैं 762 कोने जो आज की तारीख में हमारे पास चल रहे हैं, ये इसी का परिणाम है, क्योंकि लोग हमारी धात को सुन रहे हैं। और पूरे समाज जब शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहता है, शिक्षा में जुड़ जाता है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। बहुत बड़ी बात। ये जो 762 कोने आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब 762 विद्यालयों में आप पहुंचे। ये विद्यालय किस परिधि के हैं? ये सब उत्तराखंड के हैं, हमारे संस्कृति उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड में लगे हुए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने छू लिया है। अच्छा, इसमें दूरस्थ और दुर्गम मिला के, दूरस्थ दुर्गम सब प्लेन में मिला के, पौड़ी में बहुत सारे कोने लगे हैं। पौड़ी में लगभग 300 से ज़्यादा कोने हमारे लग चुके जी। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं, और अभी जो कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें कम है, तो हम निरंतर उसमें कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों से जुड़ें और उनको आगे बढ़ाएं। बहुत शुभकामनाएं आशा जी, आप एक बहुत शानदार काम कर रहे हैं। प्रवीण जी, जिस तरफ अभी आशा डोभाल मैडम हमारा ध्यान खींच रही थी कि समय साक्ष्य में भी हम देखते हैं कि लगभग कितने टाइटल समय साक्ष्य के हो गए हैं। मुझे लगता है कि एक लंबी 500 लंबी फहरिस्त है किताबों की। लेकिन जिस तरफ एक जो नई पीढ़ी को किताबों से जोड़ने की प्रक्रिया है, और उसमें ज़रूर भोपाल में, दिल्ली भोपाल में एकतारा है, एकलव्य है, दिल्ली में कुछ इस तरह के संस्थान हैं, प्रकाशक हैं जो स्पेसिफिक बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। हमारी जो मुख्य धारा के प्रकाशक हैं बाकी, जिनमें दिल्ली के बहुत प्रतिष्ठित प्रकाशक हैं, और उत्तराखंड में हम समय साक्ष्य का नाम लें, बिनसर का नाम लें, सुबोध उनियाल जी ने एक ऋषिकेश से एक प्रकाशन शुरू किया। इस तरह के बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए क्या हम किताबें प्रकाशित कर पा रहे हैं और क्या वो उस स्तर की हैं? सर, हम उन्हें चुनौती देने की स्थिति में तो नहीं है उत्तराखंड में, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने कुछ स्तरीय पुस्तकें प्रकाशित किए हैं बच्चों की, जो आंचलिक भाषा में भी हैं और हिंदी में भी हैं। उसमें एक किताब के लेखक तो आप स्वयं हैं, तो हमने भी कुछ प्रयास किया है। वो बहुत ज़्यादा पुस्तकें नहीं हैं, लेकिन कुछ पुस्तकें हैं और जिन्हें सराहा भी गया है और जिनका नाम भी हुआ है। जी, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं? ये इतनी बड़ी समस्या क्यों होती है कि बच्चे के लिए, क्योंकि सामग्री तो है,
कई सारे बाल साहित्यकार उत्तराखंड में भी हैं, लेकिन क्यों समय साक्ष्य जैसा प्रतिष्ठित संस्थान उस स्थिति में नहीं है कि बच्चों को पर्याप्त सामग्री दे सके? क्या समस्याएं हैं उसमें? सर, बाल साहित्य के प्रकाशन में 2-3 चुनौतियां हैं, मुख्य चुनौती। एक तो जो बच्चा होता है ना, वो सीधा सीधा कंज्यूमर नहीं है आपका। हाँ, तो उसके लिए कोई और उस चीज़ को लेके आता है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। अब या तो बच्चा स्कूल की लाइब्रेरी में किताब को देख सकता है, तो लाइब्रेरी सिलेक्शन की एक अपनी पूरी लंबी प्रोसेस है। और दूसरा ये है कि माना जिस रीजन में हम काम करते हैं, स्थानीय एक आंचलिक भूगोल में हम काम करते हैं, उस भूगोल की जो किताबें होंगी वो भी पूरे देश या पूरे उस तरह से उस परिवेश के लिए नहीं होंगी। तो वो भी हमारी चुनौती है कि हम जो किताबें तैयार करते हैं वो भी एक अंचल के लिए ही हैं, अंचल विशेष के लिए हैं। तो एक आंचलिक प्रकाशक और एक स्थानीय प्रकाशक होने की अपनी चुनौतियाँ हैं, जिसमें बाल साहित्य भी उसी तरह से फिर उस चुनौती का सामना करता है। और दूसरा एक जोनर भी होता है सर प्रकाशक का ना, चूँकि हम जिस जोनर में काम करते हैं, हमारी जो विशेषज्ञता है वो हिंदी साहित्य और इतिहास, संस्कृति और इन सब चीज़ों की हमारी विशेषज्ञता है। तो हम उस पर तो अच्छा करते हैं, लेकिन जब हम बाल साहित्य की बात करते हैं तो वो हमारे लिए एक अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण काम बन जाता है। तो हम उस चुनौती का भी सामना कर रहे हैं और उससे पार भी पाना चाहते हैं। अच्छी किताबें हम निकालना चाहते हैं बच्चों के लिए, लेकिन अभी हमारी जो विशेषज्ञता है वो कुछ और है। बेसिकली उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड में हिंदी साहित्य और कुछ विश्वविद्यालय से संबंधित किताबें हम अभी प्रकाशित करते हैं इस समय। प्रवीण जी, ये सवाल लेकर मैं आपके पास इसलिए आया था कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग भी बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें खरीद रहा है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बहाने कम से कम जो हमारे प्रकाशक बंधु हैं उनकी जो किताबें हैं वो विद्यालयों तक पहुंचेंगी। लेकिन आशा डोभाल जी, आप तो शिक्षाविद भी रही हैं और एक लंबा, मुझे लग रहा है 3 दशक से ज़्यादा आप स्कूल में अलग अलग शिक्षिका के अलावा प्रशासनिक उसमें भी रही हैं। जिस तरफ प्रवीण भट्ट जी हमारा ध्यान खींच रहे हैं कि जब बच्चा बाजार जाता है हमारे साथ तो उसको हम सारी चीज़ें दे देते हैं खरीद के। क्या कभी हम ऐसी कोशिश करते हैं कि किसी बुक स्टॉल पे जाके बच्चे की पसंद की कोई किताब लाएं? अगर ऐसा करें तो हो सकता है प्रवीण भट्ट जी उस चुनौती को स्वीकार करें। नहीं, बिल्कुल भाई कोशिश, क्योंकि जब हम स्टॉल पे जाते हैं तो हम ये बिल्कुल कोशिश करेंगे कि छोटा बच्चा अगर हमारे पास है तो हम उस किताब को कोशिश करेंगे कि हम उस किताब को ले जाएं, क्योंकि जब हम मानते हैं कि जैसे कि भट्ट जी ने कहा कि मोबाइल और टीवी ये सब कुछ आ चुका है, तो किताब पढ़ने की आदत तो हमें बचपन से डालनी होगी ना बच्चे को। और वो हम किताब खरीद करके लाएंगे तभी बच्चे को उस किताब की वैल्यू भी पता चलेगी, वो पढ़ेगा, और जब उसको बचपन से पढ़ने की आदत होगी तो हम शायद वो जो चुनौती है वो उस चुनौती को हम पार कर पाएंगे। बड़ी बात है। ये मैंने इसलिए कहा कि प्रवीण भट्ट जी ने जिस तरह, लेकिन भट्ट जी मोटा माटी आप तो लगातार, मैं देखता हूं कि उत्तराखंड में और यहाँ तक कि विश्व पुस्तक मेले में भी आपकी उपस्थिति रहती है। क्या लगता है ये जो समाज का जो दृष्टिकोण है वो किताबों को लेकर क्या है? हम अपनी सारी ज़रूरतों पे 500 रुपये का टिकट लेके हम फिल्म देख लेते हैं, क्या हम 50 रुपये की किताब खरीदते हैं? क्योंकि ये आप ही बता सकते हैं, हम तो लेखक और पाठक हैं। क्या क्या स्थिति है समाज की? समाज में कितना आकर्षण है किताबों को लेकर? सर, ये इसी तरह से है जैसे कि सारे लोग जो है, मतलब सारे लोग खेल में इन्वॉल्व नहीं होते हैं या सारे लोग जो है किसी दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं गतिविधियों, वैसे ही किताबों का भी है। मतलब आप चाह कर भी समाज में सभी लोगों को मतलब एक समय में पढ़ते हुए, या ऐसा नहीं देख सकते कि मैंने ये किताब खरीदी है, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी होता भी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मतलब ये एक, मैं तो कभी कभी ऐसा भी समझता हूँ कि ये मतलब एक तरह से एक समाज में एक सोच आ गई है कि मोबाइल, टीवी, इन सब चीज़ ने प्रभावित किया है। असल बात यह है कि पाठक हर दौर में सीमित होते हैं और वो जो होते हैं वो होते ही हैं। वो मोबाइल भी देख रहा होगा, वो टीवी भी देखता है, लेकिन वो किताब भी खरीदता है। तो सवाल ये है कि हम क्या ऐसे पाठकों को मतलब ट्रैक कर पा रहे हैं, क्या हम ऐसे पाठकों तक ठीक से पहुंच पा रहे हैं, और ऐसे पाठकों को क्या हम संभाल पा रहे हैं, क्या ऐसे पाठकों को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं और उनकी ज़रूरतों को क्या हम पूरा कर पा रहे हैं। ये असल बात है, क्योंकि ऐसा होता है कि हर दौर में पाठक तो कम ही होते हैं। मतलब जो विद्वान जन होते हैं या जो समाज के मार्गदर्शक लोग होते हैं या जो समाज में बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो तो कम ही होते हैं, पढ़े लिखे लोग जो साहित्य को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जी, पुस्तक संस्कृति पर ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रही, और प्रवीण भट्ट जी, आशा डोभाल जी, इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में भाग लेने के लिए आप साहित्यिकी के मंच पर आए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी।
अगली बार फिर किसी नए विषय को लेकर कुछ नए मेहमानों के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।